हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन शर्मा रामबाण एकेडमी पर एसएससी जीडी के आपकी ज्योग्राफी भूगोल विषय की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का आपका टॉपिक है सौरमंडल। आज हम सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बारे में जुड़ी हुई हर छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात की हम चर्चा करेंगे और आपके एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में हम सब कुछ कवर करेंगे और सारे क्वेश्चन, आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे इस तरह से लेकर चलेंगे। ठीक है, एक बिल्कुल भी समय वेस्ट ना करते हुए चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है आज का सौरमंडल। ठीक है ना, सोलर सिस्टम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम, और हिंदी में सौरमंडल। इसके बारे में सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसकी रूपरेखा देखते हैं कि कैसे सौरमंडल क्या है और कैसे है, इसकी स्थिति क्या है और इसके पिंडों के बारे में। जैसे कि सबसे पहले सौरमंडल किसका पार्ट है? सौरमंडल हमारी आकाशगंगा का पार्ट है। हमारी एक आकाशगंगा है। आकाशगंगा में क्या होता है? आकाशगंगा में हजारों तारे होते हैं। ठीक है ना, आकाशगंगा आकाशगंगा में बिलियंस ऑफ बिलियंस स्टार्स होते हैं, मतलब अरबों तारे होते हैं। उन अरबों हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? हमारी आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी आकाशगंगा। क्या नाम है? मंदाकिनी आकाशगंगा। मंदाकिनी, या फिर इसको बोला जाता है ऐरावत पथ। क्या बोलते हैं? ऐरावत पथ। ठीक है ना। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको बोलते हैं मिल्की वे। क्या बोलते हैं? मिल्की वे। ठीक है ना। इसी आकाशगंगा, ये हमारी आकाशगंगा का नाम हो गया। और हमारी आकाशगंगा में सितारों की संख्या कितनी है? हमारी आकाशगंगा में लगभग 100 बिलियन या 100 अरब, कितने? 100 अरब या 100 बिलियन तारे हैं। ठीक है ना। इन्हीं 100 बिलियन तारों में से एक तारा है हमारा सूर्य, जिसका नाम क्या है? सूर्य। और इसी सूर्य 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 इसके परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा कौन करते हैं? सूर्य की परिक्रमा ग्रह करते हैं। ग्रहों की परिक्रमा कौन करते हैं? उपग्रह करते हैं। ठीक है ना। और सौरमंडल में क्या क्या होता है? एस्ट्रॉइड्स होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं, धूमकेतु होते हैं। ये सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ये सब मिलकर हमारे सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो सूर्य और उसके जो अन्य ऑब्जेक्ट हैं या अन्य तत्व हैं, उन सबसे मिलकर क्या बनता है? सौरमंडल। सौरमंडल। ठीक है ना। और यही हमारा आज का टॉपिक है। इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना, कि सौरमंडल क्या है। अब सौरमंडल की अगर मैं बात करूं मोटे मोटे तौर पर, जैसे कि सौरमंडल किससे मिलकर बना है? सूर्य से। सूर्य से मिलकर बना है। ठीक है ना, सूर्य से। और सूर्य अपनी ऊर्जा किस चीज से बनाता है? नाभिकीय संलयन से। नाभिकीय संलयन से। नाभिकीय संलयन। सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है। अब ये नाभिकीय संलयन क्या होता है? इसमें क्या क्या बनता है? ऊर्जा बनती है, प्रकाश बनता है, और बहुत सी रेज बनती है, पार्टिकल्स बनते हैं बहुत से। उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। अभी क्या? सूर्य अपनी ऊर्जा नाभिकीय संलयन से बनाता है। ठीक है ना। और ग्रह इसकी जो है परिक्रमा करते हैं। तो सूर्य के बाद मेन ऑब्जेक्ट कौन से आते हैं? ग्रह आते हैं। कौन से? ग्रह। ग्रह होते हैं। ठीक है ना। सूर्य की परिक्रमा ग्रह कहते हैं, करते हैं। सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? सबसे नजदीक का ग्रह है हमारा बुध। बुध हमारा सबसे नजदीक का ग्रह है, जो सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? 88 दिनों में करता है। 88 दिन। सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लेता है। सबसे पास का तारा है। सबसे पास का तारा है। ठीक है ना। सूर्य के सबसे पास है और सबसे छोटा है। सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। सबसे छोटा, सबसे छोटा भी है। ठीक है ना, छोटा। अब बुध के बाद कौन सा आता है? क्या बुध सबसे पास होने के कारण सूर्य के सबसे गर्म ग्रह है? नहीं, सबसे गर्म ग्रह नहीं है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह दूसरे नंबर का ग्रह है हमारा, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। तो अब हम किसकी बात करेंगे? शुक्र ग्रह की। दूसरे नंबर का ग्रह कौन सा है? शुक्र। तो यहां लिखते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वीनस। सबसे दूसरे नंबर का ग्रह, दूसरे नंबर का। ठीक है ना। सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। अब शुक्र ग्रह सबसे गर्म क्यों है? सूर्य के प्रकाश को कैसे अवशोषित करता है और उसके बाद जो है वो गर्मी कैसे अंदर ट्रैप हो जाती है और कैसे गर्म बनता है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, सारा कुछ पढ़ेंगे। और क्या है शुक्र के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट? सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक है ना। सूर्य, आकाश में सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला दिखाई देने वाला ऑब्जेक्ट क्या है? हमारा शुक्र ग्रह ही है। जब हम आकाश की तरफ देखते हैं रात्रि में, दिन में तो हमें सूर्य सबसे चमकीला है, रात में सबसे चमकीला पिंड क्या है? चंद्रमा है। चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला पिंड अगर आकाश में कोई है तो वो कौन सा है? वो है शुक्र ग्रह, सबसे चमकीला, या फिर वीनस बोलते हैं। वीनस बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है ना, सबसे चमकीला है। ठीक है ना। द्रव्यमान में पृथ्वी से थोड़ा ही कम है। द्रव्यमान में पृथ्वी से थोड़ा ही कम है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन बोला जाता है। पृथ्वी की
जुड़वा बहन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन। जुड़वा बहन। ये शुक्र के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। क्या बुध और शुक्र के कोई उपग्रह हैं? नहीं जी, इन दोनों ही ग्रह के, सौरमंडल में 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है, एक तो बुध है और एक शुक्र है, ठीक है ना, ये बात भी याद रखेंगे। अब बुध और शुक्र के बाद एक छोटी सी कौन सा आता है? हमारी पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में तो बहुत ही ज़्यादा पढ़ना है, पृथ्वी के बारे में तो बहुत ही ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी इसी से बनते हैं, इन्हीं पर हम रहते हैं, पृथ्वी पर ही हम रहते हैं, ठीक है ना। इसी के बारे में एक अलग से क्लास भी होगी, ठीक है ना, पृथ्वी के बारे में। इतने सारे पॉइंट्स हैं कि बस पूछो मत, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो यहीं से आएंगे। पृथ्वी के बाद कौन सा ग्रह आता है? पृथ्वी के बाद आता है मंगल ग्रह। पृथ्वी के बाद कौन सा ग्रह आता है? मंगल ग्रह। मंगल को क्या बोला जाता है? लाल ग्रह। मंगल, मंगल ग्रह। मंगल को क्या बोला जाता है? लाल ग्रह। लाल ग्रह क्यों बोला जाता है? क्यों बोला जाता है? आयरन ऑक्साइड के कारण। आयरन ऑक्साइड के कारण लाल होता है, ठीक है ना, इसलिए लाल बोला जाता है। उसके बाद क्या है? इसके 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से? फोबोस और डीमोस, 2 उपग्रह हैं जो। और पृथ्वी का सबसे पास वाला ग्रह कौन सा है? सबसे पास वाला ग्रह है शुक्र। ये सब, इन सभी बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे, सभी ग्रहों के बारे में। अब शुक्र, मंगल के बाद क्या आता है? मंगल के बाद आता है एस्ट्रॉइड बेल्ट, हमारी एस्ट्रॉइड बेल्ट। एस्ट्रॉइड बेल्ट या क्षुद्र ग्रह बेल्ट, क्षुद्र ग्रह पेटिका भी बोला जाता है इसको, एस्ट्रॉइड बेल्ट। इसके बारे में भी जानेंगे। एस्ट्रॉइड बेल्ट क्या है? क्या आता है? एस्ट्रॉइड बेल्ट, इसको बोलते हैं एस्ट्रॉइड, एस्ट्रॉइड बेल्ट। एस्ट्रॉइड बेल्ट क्या होती है? क्षुद्र पेटिका क्या होती है? किन ऑब्जेक्ट से मिलकर बनी होती है? इसके अंदर कौन कौन से फेमस ऑब्जेक्ट्स हैं? कितने मिशन इसके पास भेजे गए हैं? ये सब आता है, ठीक है ना। एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाद ये तो हो गए हमारे 4 प्लेनेट। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इनको जो है रॉकी प्लैनेट्स भी बोलते हैं या फिर इनर प्लैनेट्स भी बोलते हैं, आंतरिक ग्रह भी बोला जाता है। इसके बाद आते हैं बाह्य ग्रह या गैसीय ग्रह। उनमें सबसे पहला ग्रह कौन सा आता है? क्रम वाइज देखें तो सबसे पहले आता है हमारा बृहस्पति। बृहस्पति ये जो है सौरमंडल का एक तो सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा है, ठीक है। सूर्य के काफी दूर होने के बावजूद जो है एक गर्म ग्रह है। गर्म ग्रह क्यों है? क्योंकि एक तो इसका वायु, ये जो है गैस से मिलकर बना है, और गैसों का दबाव इतना ज्यादा हो जाता है, इतना बड़ा ग्रह है कि गैसों का दबाव इतना ज्यादा हो जाता है कि उसके कारण ये ग्रह कैसा रहता है? दबाव के कारण वहां पर गैसों में घर्षण होता है अणुओं में, तो होता कैसा है? गर्म होता है, बहुत ही गर्म होता है ग्रह, ठीक है ना, सबसे गर्म है। इसके बहुत ही फेमस जो है उपग्रह हैं, जिनकी खोज किसने की थी? 4 उपग्रह जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। किसने की थी खोज? गैलीलियो ने। 4 उपग्रह हैं जिनकी खोज करी थी गैलीलियो ने, ठीक है ना। उनके बारे में हम पढ़ेंगे। कब करी थी? 1608 में, 1608 ईस्वी में, ठीक है ना। उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। बृहस्पति के बाद क्या आता है? बृहस्पति के बाद आता है शनि ग्रह। कौन सा? शनि ग्रह, जिसके अपने छल्ले हैं, ठीक है ना, छल्ले। और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, जिसके जो है रिंग्स पाए जाते हैं। और शनि के रिंग्स की खोज किसने की थी? शनि के रिंग्स की खोज भी गैलीलियो जी ने की थी। किसने की थी? गैलीलियो जी ने। इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। 2 फेमस उपग्रह हैं, कौन कौन से? टाइटन और एन्सेलेडस। उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि क्यों फेमस हैं, क्यों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम की दृष्टि से भी क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद 2 ग्रह और आते हैं, कौन से? अरुण ग्रह और वरुण ग्रह, ठीक है ना। और उसके बाद क्या आता है? अरुण ग्रह और वरुण ग्रह के बाद क्या आता है? काइपर बेल्ट। क्या आता है? काइपर बेल्ट। इसके बारे में भी जानेंगे कि काइपर बेल्ट क्या है, काइपर बेल्ट के कौन कौन से फेमस ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कि प्लूटो, मैके और एरिस, ये सब ऑब्जेक्ट हैं। और ये काइपर बेल्ट में क्यों आते हैं? प्लूटो को ग्रह के उस दर्जे से कब हटाया गया था? 2006 में। 2006 तक प्लूटो जो है ग्रह था, और उसके बाद 2006 के बाद प्लूटो से ग्रह का दर्जा छीन लिया गया, और उसको जो है एक बोना ग्रह या डुवर्फ प्लेनेट बना दिया गया। वो क्यों बनाया गया? इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे, ठीक है ना। इन्हीं सभी चीजों के बारे में जानेंगे। काइपर बेल्ट के बाद क्या काइपर बेल्ट हमारे सौरमंडल का अंतिम वो है, अंतिम सीमा है? नहीं जी, उसके बाद भी आता है। जैसे क्या आता है? टर्मिनेशन शोक आता है। उसके बाद टर्मिनेशन शोक बोलते हैं, टर्मिनेशन शोक। ये क्या होता है? टर्मिनेशन शोक क्या होता है? हीलियोपोज क्या होता है? हमारा जैसे हमारे जो बहुत ही फेमस जो है मिशन है भेजे गए, कौन कौन से? वॉयेजर 1 एंड वॉयेजर 2। कई बार ये कहा जाता है कि वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 जो है सौरमंडल से बाहर निकल चुके हैं। तो उस समय हम सौरमंडल की सीमा क्या मानते हैं? उस समय हम सौरमंडल की सीमा जो है टर्मिनेशन शोक को ही मानते हैं। क्या टर्मिनेशन शोक फिर सौरमंडल की अंतिम सीमा होगी? नहीं जी, उसके बाद भी हीलियोपोज आता है, उसके बाद बाओ शोक आता है, ओर्ट क्लाउड आता है, धूमकेतु जहां से सूर्य के चक्कर लगाते हैं। इन सभी चीजों के बारे में हम जानेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, थोड़ा सा रूपरेखा ब्रह्मांड की, सौरमंडल की, कि किस तरह से सौरमंडल काम करता है। अब चलिए जानते हैं हम, सबसे पहले हम जानेंगे डिटेल में कि आकाश में, हमारी आकाश गंगा में
सौरमंडल की स्थिति असल में क्या है, हमारा सौरमंडल जो है कहाँ स्थित है, और आकाश उससे उससे जाने से पहले हमें जानना होगा कि सौरमंडल जो है हमारा असल में, हमारी आकाशगंगा असल में कैसी है और क्या है। थोड़ा सा इसके बारे में जान जाएंगे ना तो आप सौरमंडल के बारे में ऑटोमेटिकली जान जाएंगे कि सौरमंडल कहाँ स्थित है और कैसे है, ठीक है ना। अब सबसे पहले तो आकाशगंगा, आकाशगंगा के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए ब्रह्मांड होता है, क्या होता है, ब्रह्मांड, जिसका पार्ट आकाशगंगा है। अब ब्रह्मांड अपने आप में इतना बड़ा है कि ना तो हम इसको पूरा देख सकते हैं, ना ही इसके बारे में पूरा अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ब्रह्मांड के बाद जो ब्रह्मांड की छोटी इकाई आती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष ब्रह्मांड। प्रत्यक्ष ब्रह्मांड, जिसके बारे में हम जान सकते हैं, जिसके बारे में हम कुछ उनके ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं और जिसके बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं, सिर्फ इतना ही है। कितना, प्रत्यक्ष ब्रह्मांड। प्रत्यक्ष ब्रह्मांड किससे मिलकर बना होता है, गैलेक्सी सुपर क्लस्टर से मिलकर। इन सभी चीजों के बारे में हम यूनिवर्स वाले लेक्चर में जानेंगे कि ब्रह्मांड क्या है, प्रत्यक्ष ब्रह्मांड क्या है, गैलेक्सी सुपर क्लस्टर क्या है। इसके बाद क्या आता है, गैलेक्सी सुपर क्लस्टर। गैलेक्सी सुपर क्लस्टर, सुपर क्लस्टर, ठीक है ना। और गैलेक्सी सुपर क्लस्टर किससे मिलकर बने होते हैं, गैलेक्सी क्लस्टर से। गैलेक्सी क्लस्टर क्या होते हैं, बहुत सारी आकाशगंगाओं के, सैकड़ों हजारों आकाशगंगाओं के झुंड आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, गैलेक्सी क्लस्टर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, गैलेक्सी क्लस्टर। गैलेक्सी क्लस्टर, और गैलेक्सी क्लस्टर से किससे मिलकर बना होता है, गैलेक्सी से। और इसी के बारे में हमें यहां से पढ़ना है, गैलेक्सी के बारे में। अगर हमें सौरमंडल पढ़ना है तो हमें गैलेक्सी के बारे में पढ़ना है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आकाशगंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आकाशगंगा। यहां से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, अपनी आकाशगंगा को जानेंगे। देखिए, ये देखिए जरा, ये हो गया हमारा। और आकाशगंगा किससे मिलकर बनी होती है, आकाशगंगा तारों के समूहों से मिलकर बनी होती है। सैकड़ों तारों के समूह होते हैं, कुछ समूह, एक समूह यहाँ है, एक समूह वहां है, उनसे मिलकर क्या बनी होती है, आकाशगंगा, जिसमें लगभग 100 अरब तारे हैं। और तारे का तारा समूह किससे मिलकर बने होते हैं, तारों से, जिनमें से एक तारा हमारा कौन सा है, सूर्य है, सूर्य, ठीक है ना। इसी के बारे में जानेंगे। देखिए, ये कहाँ चला गया भाई, फिर से एक बार देखना। ये हमारी आकाशगंगा की जो है, हमारी आकाशगंगा की मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। हमारी आकाशगंगा की मैं आपको इमेज दिखाता हूँ। इस इमेज पर थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। इस इमेज के जरिए आप जान जाएंगे कि हमारी आकाशगंगा की जो है ब्रह्मांड में स्थिति क्या है, और आकाशगंगा के बारे में हम कैसे कैसे जो है थोड़ा सा देख सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, ये देखना जरा, ये है हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी, या जिसको क्या बोलते हैं, ऐरावत पथ। क्या बोलते हैं, ऐरावत पथ। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी। मंदाकिनी, या फिर क्या बोला जाता है इसको, और क्या बोलते हैं, ऐरावत पथ। ऐरावत पथ, या फिर मिल्की वे। मिल्की वे। और हमारी आकाशगंगा की बनावट कैसी है, आप इसकी बनावट देख पा रहे हैं, देख रहे हैं ये किस तरह से जो है घूम कर जो है इसमें से भुजाएं निकली हुई हैं। इस तरह की बनावट को कहा जाता है सर्पिलाकार। क्या कहा जाता है, सर्पिलाकार। सर्पिलाकार या स्पाइरल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं स्पाइरल। हमारी गैलेक्सी एक स्पाइरल गैलेक्सी है, और हर स्पाइरल गैलेक्सी की कुछ खासियतें होती हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए मोटे मोटे तौर पर। जैसे कि हर स्पाइरल गैलेक्सी के बीच में, ये बीच देख रहे हैं आपकी स्पाइरल गैलेक्सी का बीच है, क्या होता है, एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है। क्या होता है, सुपरमैसिव ब्लैक होल। हर स्पाइरल गैलेक्सी के बीच में होता है। हमारी स्पाइरल गैलेक्सी के बीच में भी है सुपरमैसिव ब्लैक होल, जिसके चारों तरफ जो है ये हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स जो है चक्कर लगाते हैं। हमारी स्पाइरल गैलेक्सी के बीच में जो ब्लैक होल है उसका नाम क्या है, उसका नाम है सेजिटेरियस ए। ये आपको पता होना चाहिए, सेजिटेरियस ए। सेजिटेरियस ए स्टार, ये हमारी आकाशगंगा के बीच में स्थित जो है ब्लैक होल है। और ब्लैक होल कैसा है, सुपर मैसिव ब्लैक होल। सुपर मैसिव ब्लैक होल, सुपर मैसिव क्वालिटी इसकी जो है नेचर है। अब ब्लैक होल भी कई तरह के होते हैं, सुपर मैसिव होते हैं, स्टेलर मास ब्लैक होल होते हैं, अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल होते हैं। उनके बारे में हम यूनिवर्स में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। अब सुपर मैसिव ब्लैक होल के चारों तरफ आप देख रहे होंगे, ये पीला पीला भाग देख रहे हैं, यहाँ पर जो है तारों का घनत्व ज्यादा होता है। तारों का घनत्व किसी स्पाइरल गैलेक्सी में यहाँ पर ज्यादा होता है। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं बल्ज। क्या बोलते हैं इस चीज को, बल्ज बोलते हैं, गैलेक्टिक बल्ज। क्या बोलते हैं, बल्ज।
इसको गैलेक्टिक बल्ज बोलते हैं। ठीक है, गैलेक्टिक बल्ज, ठीक है ना, या फिर उभार, क्या बोलते हैं, उभार, उभार। ठीक है, इसमें जो है तारों का घनत्व जो होता है अपेक्षाकृत गैलेक्सी के अन्य जगहों से ज्यादा होता है। ठीक है ना, अब हमारी गैलेक्सी में कुछ भुजाएं भी होती हैं। ठीक है, कुछ भुजाएं होती हैं, अगर आप देख पा रहे हो, देखना, कुछ हमारी गैलेक्सी में दो मुख्य भुजाएं हैं। एक भुजा तो देखिए ये है, एक भुजा तो ये है, अगर आप देख पा रहे हो ये मुख्य भुजा है, और एक जो है हमारी गैलेक्सी में इस तरफ से ये वाली मुख्य भुजा है। ठीक है ना, मुख्य भुजा। इस मुख्य भुजा का नाम क्या है, एक मुख्य भुजा का नाम है सेंटोरस, क्या नाम है, सेंटोरस, और एक मुख्य भुजा का नाम क्या है, पेगासस पर्सियस। इस भुजा का नाम क्या है, पेगासस पर्सियस, पेगासस पर्सियस। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो है, उसके बाद देखिए तीन हमारी गैलेक्सी में जो है उपभुजाएं हैं। क्या हैं, उपभुजाएं, तीन उपभुजाएं हैं, जिनमें से दो उपभुजाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक तो क्या है, देखिए यहां से निकलती है ये वाली उपभुजा, छोटी भुजा है, और एक यहां से निकलती है ये छोटी भुजा है। इसका नाम क्या है, इस भुजा का नाम है सेजिटेरियस भुजा। क्या नाम है, सेजिटेरियस, सेजिटेरियस भुजा। ठीक है ना, सेजिटेरियस भुजा और सेजिटेरियस ए स्टार ब्लैक होल में कंफ्यूज मत करना। ब्लैक होल का नाम क्या है, सेजिटेरियस ए स्टार, और भुजा कौन सी है, सेजिटेरियस भुजा। ठीक है ना, और एक भुजा है ओरायन भुजा, ओरायन। ठीक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ओरायन भुजा सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओरायन भुजा के ही अंदरूनी छोर पर, ओरायन भुजा के अंदरूनी छोर पर देखिए यहाँ पर हमारा सूर्य स्थित है, अंदरूनी छोर पर हमारा सूर्य स्थित है, और ये जो है हमारा सूर्य यहीं से जो है हमारी गैलेक्सी के सुपरमैसिव ब्लैक होल के चक्कर लगाता है। और इन दोनों के बीच की दूरी, अगर मैं इन दोनों के बीच की दूरी की बात करूं, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, हमारे सूर्य और ब्लैक होल के बीच की दूरी 26,000 प्रकाश वर्ष। कितनी, 26,000 प्रकाश वर्ष। ठीक है ना, प्रकाश वर्ष, इन दोनों के बीच की दूरी है। ये तो हो गई एक बात। और दूसरी बात कि हमारा सूर्य जो है इसके जो है चक्कर लगाता है चारों तरफ ब्लैक होल के, तो इस चक्कर को पूरा करने में, एक चक्कर को पूरा करने में सूर्य को कितना समय लगता है, 250 मिलियन ईयर्स, 250 मिलियन साल। ठीक है ना, और जब इसको जो है करोड़ में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 25 करोड़ साल। कितने, 25 करोड़ साल, 25 करोड़ साल जो है सूर्य को एक चक्कर पूरा करने में लगते हैं इस हमारे गैलेक्सी के ब्लैक होल के। तो आई होप आप हमारे गैलेक्सी के बारे में काफी कुछ जान गए होंगे, और हमारे सूर्य की या हमारे सौरमंडल की गैलेक्सी में स्थिति क्या है उसके बारे में जान गए होंगे। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि सेजिटेरियस, हमारे जो आज तक हमने किसी गैलेक्सी का फोटो लिया है, किसी गैलेक्सी के ब्लैक होल, सुपरमैसिव ब्लैक होल का फोटो लिया है, वो कौन सा है, वो सेजिटेरियस ए स्टार नहीं है, वो कौन सा है, वो है M87 का, M87, उसका नाम क्या है, M87, जो हमने सबसे पहला ब्लैक होल का फोटो लिया है, ब्लैक होल का इमेज लिया है, उसका नाम क्या है, M87। क्या नाम है, M87, इसको भी याद कर लेना भाई, M87। ठीक है, अब चलिए अब आगे बात करते हैं हम, ये तो हो गया हमारे सौरमंडल की स्थिति के बारे में। अब बात करते हैं सौरमंडल का, हम थोड़ा सा इतिहास देखते हैं कि हमने अपने सौरमंडल को कैसे जाना, ये सारी इंफॉर्मेशन हमने कैसे जानी, कैसे पहचाना कि ये सौरमंडल है। ठीक है ना, और यहाँ पर स्थित है, ये सब स्थित है, इसके थोड़े से इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं कि हम कैसे कैसे इस नतीजे पर पहुंचे। ठीक है, चलिए, जैसे इसमें सबसे पहले नाम किसका आता है, सबसे पहले सबसे बड़ा नाम आता है टॉलमी जी का। टॉलमी जी का गैलेक्सी के बारे में जो लिखित विचार हमारे पास है इतिहास में, सबसे पहले किसने दिया, टॉलमी जी ने। कब दिया, टॉलमी जी कहाँ के थे, यूनान के। टॉलमी कहाँ के थे, यूनान के थे। इन्होंने 140 ईस्वी में, 140 ईस्वी में क्या कहा कि जो हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। क्या कहा, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र। किसका, ब्रह्मांड का। किसने कहा, टॉलमी ने। ठीक है ना, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, ये बात किसने कही, ये बात कही टॉलमी जी ने। कब कही, 140 ईस्वी में। कहाँ के थे, यूनान के। और ये कथन इतना फेमस रहा कि लोग 140 ईस्वी के लगभग 1500 साल तक यही मानते रहे कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, और ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सभी चीजें, सूर्य, अन्य ग्रह और तारे वगैरह जो भी हम देखते हैं, वो सब पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। ठीक है ना, लेकिन उसके बाद क्या होता है, कोपरनिकस जी आते हैं। कौन आते हैं, कोपरनिकस जी। कब आते हैं, लगभग 1543 ईस्वी में।
1543 ईस्वी में। वे इस विचार का खंडन कहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं जी नहीं, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, ब्रह्मांड का केंद्र तो सूर्य है, सूर्य। देखिए इन्होंने भी जो है पूरी सही बात नहीं कही, इन्होंने बस पृथ्वी की जगह इन्होंने ये रियलाइज किया कि हम सभी चीजें पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाती, बल्कि सभी चीजें चक्कर किसका लगाती हैं, सूर्य का। असल में इन्होंने रियलाइज क्या किया था, रियलाइज ये किया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ना कि सूर्य पृथ्वी का, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या कह दिया, इन्होंने कह दिया कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, इन्होंने कहा सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, ठीक है ना, सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र। और इन्होंने इस सिस्टम को पूरे को क्या कहा, सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, पृथ्वी, अन्य ग्रह और जो तारे हैं वो सभी इस ब्रह्मांड में किसका चक्कर लगाते हैं, सूर्य का। और इन्होंने इस पूरे सिस्टम का नाम दिया सौरमंडल। क्या नाम दिया, सौरमंडल। और इसी सिस्टम को सौरमंडल क्योंकि इन्होंने कहा, तो सौरमंडल के बारे में जब ये पूछा जाए कि सौरमंडल की खोज किसने की थी, तो हम किसका नाम लेते हैं, किसका नाम लेते हैं, कोपरनिकस का। किसका नाम लेते हैं, कोपरनिकस, हम लेते हैं कोपरनिकस का नाम। और कोपरनिकस जी कहाँ के थे, कोपरनिकस जी थे पोलैंड के। कहाँ के, पोलैंड, ठीक है। कोपरनिकस जी का नाम लेते हैं जब सौरमंडल की बात आती है। अब उसके बाद जो है लगभग 1600 ईस्वी में कौन आते हैं, केपलर जी आते हैं। केपलर जी कहते हैं कि नहीं जी नहीं, सूर्य जो है ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, सूर्य तो हमारे सोलर सिस्टम का केंद्र है। कोपरनिकस जी कब आते हैं, 1600 ईस्वी, 1600 ईस्वी में। अब कोपरनिकस जी ने दो महत्वपूर्ण चीजें कही। एक तो इन्होंने कहा कि सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, सूर्य जो है, सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, सौरमंडल का केंद्र है। और एक इन्होंने क्या कहा, दूसरी महत्वपूर्ण बात, इन्होंने ग्रहों की गति के सिद्धांत दिए, ग्रहों की गति के सिद्धांत किसने दिए, कोपरनिकस, सॉरी केपलर जी ने सिद्धांत, ठीक है ना। कितने सिद्धांत दिए थे, टोटल 3 सिद्धांत दिए। ग्रहों की गति के कितने सिद्धांत हैं, 3 सिद्धांत हैं। अब इन 3 सिद्धांतों से हम 2 महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जिनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। 2 महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते हैं। पहला निष्कर्ष क्या है, पहला निष्कर्ष तो देखिए ये है, पहला निष्कर्ष क्या है, 2 महत्वपूर्ण जो हमने निष्कर्ष निकाले वो क्या है। पहला निष्कर्ष के जो पृथ्वी है, पृथ्वी जो है सूर्य का या कोई भी ग्रह होता है विश्व ब्रह्मांड में, कोई भी जो 2 पिंड होते हैं उनमें से एक पिंड बहुत भारी होता है, एक पिंड हल्का होता है। जैसे सूर्य भारी है, पृथ्वी हल्की है, तो सूर्य का चक्कर कौन लगाती है, पृथ्वी। अब पृथ्वी भारी है और चंद्रमा हल्का है, तो चंद्रमा किसका चक्कर लगाता है, पृथ्वी का। तो जो भी ये जो पिंड होते हैं, 2 पिंड, जिनमें से एक भारी और एक हल्का होता है, उनमें से जब दूसरा एक का चक्कर लगाता है तो वो गोल पथ पे चक्कर नहीं लगाता, वो चक्कर कैसे पथ पर लगाता है, सर्पिलाकार पथ पर। कैसे पथ पर लगाता है, सर्पिलाकार पथ पर। ये पथ कैसा होता है, सर्पिलाकार, सॉरी सर्पिलाकार बोल रहा हूं मैं इसे। ये कैसा पथ होता है, ये पथ होता है परवलयाकार, परवलयाकार, परवलयाकार पथ पर चक्कर लगाता है। कोई भी ग्रह हो सूर्य के, जैसे कोई भी ग्रह हो सूर्य के चारों ओर कैसे पथ पर चक्कर लगाएगा, परवलयाकार पथ पर। कोई भी उपग्रह हो वो अपने ग्रह के कैसे पथ पर चक्कर लगाएगा, परवलयाकार पथ पर, ठीक है ना। ये तो इन्होंने पहली बात कही। दूसरी बात इन्होंने क्या कही, इनके सिद्धांत से दूसरी बात क्या निकल के आई, दूसरी बात इंपॉर्टेंट, इससे एक बात और हमें पता चलती है कि परवलयाकार पथ पर चक्कर लगाता है, ये जो गोल नहीं होता है। और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट होती है वो क्या है, देखिए जरा, ये पथ भी जो है लगभग सब जगह से सेम नहीं होता। ये क्या होता है, थोड़ा सा जो है एक तरफ ज्यादा होता है और एक तरफ कम होता है, एक तरफ ज्यादा और एक तरफ कम होता है, ऐसे यहाँ पर होता है। तो एक तरफ से दूरी क्या होती है, कम होती है, और एक तरफ से दूरी ज्यादा होती है। तो जिस तरफ से ज्यादा होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एफिलियन। क्या बोलते हैं, एफिलियन। और जिस तरफ से दूरी कम होती है उस दूरी को क्या बोलते हैं, उस दूरी को बोलते हैं पेरिहिलियन, पेरिहिलियन। पेरिहिलियन को क्या बोलेंगे, उपसौर, उपसौर। और एफिलियन को क्या बोलेंगे, अपसौर, अपसौर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अपसौर क्या होता है और उपसौर क्या होता है, ठीक है ना। और उपसौर कब होता है, उपसौर कब होता है, उपसौर होता है आपका 4 जुलाई, सॉरी उपसौर होता है आपका 3 जनवरी। कब होता है, 3 जनवरी, नोट कर लेना भाई। उपसौर कब होता है, 3 जनवरी। और अपसौर कब होता है, 4 जुलाई। इसको याद करने की ट्रिक क्या है, इसको याद करने की ट्रिक क्या है, आप ये चीज याद रखिए बस,
ये चीज याद रखिए। सपोज आप उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में 3 जनवरी में कड़ाके की ठंड पड़ती है, बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं, ठीक है ना। तो उस स्थिति में आप कह सकते हैं कि शुक्र है कि पृथ्वी जो है सूर्य के नजदीक है। क्या? शुक्र है, शुक्र है पृथ्वी सूर्य के नजदीक है, सूर्य के नजदीक है, नजदीक है। इससे आप क्या, कब है? 3 जनवरी में, सर्दियों में। तो सूर्य के नजदीक 3 जनवरी में, शुक्र है पृथ्वी सूर्य के नजदीक है। इससे आपको याद हो जाएगा कि जब सूर्य के नजदीक पृथ्वी होती है तो वो डेट कौन सी होती है? वो डेट होती है 3 जनवरी। इसमें आप फिर कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। दूसरी डेट बची 4 जुलाई। तो 4 जुलाई को क्या होगा? 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से दूर होगी। अब आप अपसौर में और उपसौर में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि कब तो अपसौर होता है और कब उपसौर होता है। आपको बस ये लाइन याद रखनी है कि शुक्र है सर्दी में सूर्य, पृथ्वी सूर्य के नजदीक है, ठीक है ना। तो सर्दी में जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक है तो इसका मतलब 3 जनवरी को हमारा क्या आता है? उपसौर, जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक है। और 4 जुलाई को क्या आएगा? 4 जुलाई को आएगा अपसौर, जब पृथ्वी सूर्य से दूर है। जब सूर्य से दूर होगी तो अपसौर, और जब सूर्य के नजदीक होगी तो उपसौर, ठीक है ना। ये पॉइंट निकल के आए किससे? हमारे केपलर जी के सिद्धांत से। केपलर जी के सिद्धांत से उपसौर और अपसौर और परवलयाकार पथ वाला यह सिद्धांत कहां से निकल के आया? केपलर जी के सिद्धांत से, जो उन्होंने ग्रहों की गति के सिद्धांत दिए, ठीक है ना। उसके बाद किसका नाम आता है? उसके बाद नाम आता है, देखिए, गैलीलियो जी का। गैलीलियो जी के बारे में ये आपने नोट कर लिया सबने? ये आई होप आपने नोट कर लिया होगा। आगे देखता हूँ, देखना जरा। गैलीलियो जी के सिद्धांत के बारे में आप उससे पहले आपको एक बात जाननी जरूरी है। क्या? कि 1600 ईस्वी में क्या होता है? 1600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में होता क्या है? टेलीस्कोप का आविष्कार। क्या होता है? टेलीस्कोप का आविष्कार हो जाता है। टेलीस्कोप का कहां पर होता है? नीदरलैंड में। नीदरलैंड में टेलीस्कोप का आविष्कार हो जाता है। जिससे क्या होता है? अब ये टेलीस्कोप जब शुरुआत में इसका आविष्कार हुआ था तो इसका उपयोग किस लिए होता था? इसका उपयोग होता था दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। लेकिन गैलीलियो जी क्या थे? गैलीलियो जी एक एस्ट्रोनॉमिस्ट थे, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने टेलीस्कोप लिया, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया और उसको चांद की तरफ घुमा दिया। और जो इन्होंने देखा, देखकर ये दंग रह गए। इन्होंने देखा कि चांद की जो सतह है वो बिल्कुल सपाट नहीं है। फिर गैलीलियो जी ने धड़ल्ले से जो है बहुत सारे आविष्कार किए, बहुत सारी खोजें की तो गैलीलियो जी ने, ठीक है ना। पहली खोज इन्होंने क्या की? पहली खोज, नंबर 1 खोज 1608 ईस्वी में। कब? 1608 ईस्वी में, ठीक है ना। क्या किया इन्होंने? इन्होंने जो है देखा कि चंद्रमा पर भी क्या है? गड्ढे हैं, पहाड़ हैं, ठीक है ना, खाइयां हैं। और चंद्रमा की सतह कैसी है? चंद्रमा की सतह भी पृथ्वी जैसी है। अब जब चंद्रमा पर पहाड़ है, ठीक है ना, तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि सबसे ऊंचा पहाड़ चंद्रमा का कौन सा है? क्या नाम है? माउंट लिबिनिड्स। नोट कर लेना, चंद्रमा के सबसे ऊंचे पहाड़ का नाम क्या है? माउंट लिबिनिड्स, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन बनता है, चंद्रमा के सबसे ऊंचे पहाड़ का नाम क्या है? माउंट लिबिनिड्स, ठीक है ना। और जब चंद्रमा के सबसे ऊंचे पहाड़ का नाम क्या ये है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 10,000 किलोमीटर, लगभग, सॉरी 10,000 मीटर, 10,000 मीटर इसकी ऊंचाई है लगभग, ठीक है ना, लगभग 10,000 मीटर। जब चंद्रमा का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट लिबिनिड्स है तो सौरमंडल का सबसे ऊंचा पहाड़ क्या भारत? देखिए, अर्थ पे तो हो नहीं सकता क्योंकि अर्थ की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, उससे ऊंची चोटी तो चंद्रमा पर ही है। तो क्या ये सौरमंडल की सबसे ऊंची चोटी होगी? नहीं। वो कहां मिलेगी? सौरमंडल की सबसे ऊंची चोटी मिलती है मंगल ग्रह पर, ठीक है ना। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। क्या नाम है? निक्स ओलंपिया, ठीक है ना। इसी को ही बोला जाता है ओलंपस मोन्स। इसको ओलंपस मोन्स भी बोला जाता है। निक्स ओलंपिया को ओलंपस मोन्स भी बोला जाता है, ठीक है। ओलंपस मोन्स भी बोला जाता है निक्स ओलंपिया को। तो हमारे सौरमंडल की सबसे ऊंची चोटी कहां पर है? मंगल ग्रह पर, ठीक है ना। और चंद्रमा की सबसे ऊंची चोटी लिबिनिड्स। चलिए आगे चलते हैं। एक तो खोज इनकी हो गई। दूसरी खोज इन्होंने क्या की? दूसरी खोज इन्होंने की कि बृहस्पति के इन्होंने 4 उपग्रह खोजे। बृहस्पति के 4 उपग्रह कौन कौन से उपग्रह थे? यूरोपा, आयो और यूरोपा, आयो, कैलिस्टो और गैनीमेड, ठीक है ना, गैनीमेड। अब गैनीमेड क्या है? देखिए, 4 उपग्रह, इन 4 उपग्रह को क्या बोला जाता है? इन 4 उपग्रह को बोला जाता है गैलीलियन उपग्रह। क्या बोला जाता है? गैलीलियन उपग्रह। इन 4 उपग्रह को गैलीलियन उपग्रह, ठीक है।
गैलीलियन उपग्रह। और इंसेलेडस कैसा, सॉरी गैनीमेड कैसा उपग्रह है? गैनीमेड जो है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। कैसा? सबसे बड़ा उपग्रह सौरमंडल का कौन सा है? गैनीमेड। गैनीमेड। अब जब सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है तो एक सबसे छोटा उपग्रह भी होगा। तो सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? वो है जी आपका, वो भी मंगल पर है। कौन सा? मंगल पर। नाम क्या है? डिमोस। डिमोस। मंगल के दो उपग्रह हैं। कौन कौन से? फोबोस और डिमोस। उनके बारे में भी पढ़ेंगे जब मंगल के बारे में जानेंगे। और हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोस। डिमोस नाम है उसका, ठीक है ना, डिमोस नाम है। ये तो हो गई गैलीलियो जी की खोज, चंद्रमा, यूरोपा। और इसके अलावा इन्होंने एक खोज और करी शनि के छल्लों की। किसकी खोज करी? शनि के छल्लों की खोज, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। शनि के छल्लों की खोज किसने करी? जब इन्होंने पहले तो इन्होंने बृहस्पति की तरफ जो है टेलीस्कोप घुमाया, उसके बाद टेलीस्कोप किसके तरफ घुमाया? शनि की तरफ। और इन्होंने देखा कि शनि जो है एक पिंड नहीं है, उसके तो जो है छल्ले भी हैं जी। तो शनि के छल्लों की खोज किसने करी? गैलीलियो जी ने। और उसके बाद जो है एक इंपॉर्टेंट सोलर सिस्टम की जब बात होती है, नाम किसका आता है? विलियम हर्शल जी का। विलियम हर्शल जी ने क्या खोज करी? विलियम हर्शल जी ने, इसको मिटा देता हूँ, विलियम हर्शल जी ने ये कहा कि जो सौरमंडल है वो जो है उसमें सारा ब्रह्मांड समाहित नहीं है, बल्कि जो सौरमंडल है वो हमारी आकाशगंगा का सिर्फ एक पार्ट है। क्या कहा? विलियम हर्शल जी ने कहा कि सौरमंडल जो है आकाशगंगा का एक पार्ट है। क्या कहा? सौरमंडल आकाशगंगा का पार्ट है, आकाशगंगा का पार्ट है, हिस्सा है, ठीक है ना। ये किसने कहा? ये कहा विलियम हर्शल ने। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी आकाशगंगा में सौरमंडल जैसे और भी जो है तंत्र होते हैं, ठीक है ना। ये किसने कहा? विलियम हर्शल ने। ये तो हो गया आपका इतना सारा आपका जो है सौरमंडल का इतिहास, जिससे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आपका आता है कि सौरमंडल के घटक कौन कौन से हैं, ठीक है ना। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको सौरमंडल के घटक के बारे में बताया भी था, अब उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। जैसे कि आपके ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, ठीक है ना, इन सब के बारे में डिटेल से जानेंगे कि क्या होते हैं और कैसे होते हैं, ठीक है ना। सौरमंडल के घटक होते कौन कौन से हैं असल में? देखिए, ग्रह होते हैं सौरमंडल में। सबसे पहला क्या है? सूर्य। सबसे पहला तो सूर्य ही है, ठीक है ना, सूर्य। अब सूर्य आप कैसे पहचानेंगे कि सूर्य है? ठीक है ना, दो चीज है सूर्य की परिभाषा के हिसाब से, दो चीज है। कौन कौन सी? एक तो सूर्य का अपना प्रकाश होता है, किसी भी तारे का अपना प्रकाश होता है, ठीक है ना, अपना प्रकाश। और सभी ग्रह तो सौरमंडल में स्थित, किसी भी सौरमंडल में स्थित सभी ग्रह किसका चक्कर लगाते हैं? सूर्य का, ठीक है ना, ग्रह चक्कर लगाते हैं, ग्रह चक्कर लगाते हैं। ये तो हो गई आपकी सूर्य के बारे में, ठीक है ना, सूर्य के बारे में। अब सूर्य का चक्कर कौन लगाते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं ग्रह, ठीक है ना। सूर्य का चक्कर कौन लगाते हैं? ग्रह लगाते हैं, ग्रह। तो आप कैसे पहचानेंगे कि ग्रह क्या होता है? देखिए, पहली बात तो ये कि ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता। बात नंबर एक, ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता, ठीक है। ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, ठीक है ना, अपना प्रकाश नहीं होता। और दूसरी बात क्या है कि ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। तो उस ऐसा पिंड जिसका अपना प्रकाश ना हो और सूर्य का चक्कर लगाता हो, वो ग्रह होता है। अब आप कहेंगे कि नहीं जी, बोना ग्रह या डॉर्फ प्लैनेट या फिर क्षुद्र ग्रह, ये भी तो सूर्य का चक्कर लगाते हैं और इनका अपना प्रकाश नहीं होता। थोड़ी देर में आ रहे हैं इस पॉइंट पर भी कि क्यों बोना ग्रह, क्षुद्र ग्रह, ये सब जो होते हैं ये सब ग्रह की श्रेणी में नहीं आते। उससे पहले हम देखते हैं उपग्रह। उपग्रह, उपग्रह क्या होता है? देखिए, उपग्रह का भी अपना प्रकाश नहीं होता, ठीक है ना, अपना प्रकाश तो होता नहीं इनका। ये भी जो है सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, है ना। और क्या पॉइंट होता है? ये ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। अगर ग्रहों का चक्कर लगा रहा है, अपना प्रकाश नहीं है किसी पिंड का और वो ग्रह का चक्कर लगा रहा है, तो वो उस ग्रह का क्या होगा? उपग्रह होगा, ठीक है ना, ग्रहों का चक्कर। ये जो है दो पॉइंट हो गए उपग्रह से। अब बोना ग्रह क्या होता है? डॉर्फ प्लैनेट। देखिए, डॉर्फ प्लैनेट हम ऐसे पिंडों को कहेंगे जो चक्कर तो सूर्य का लगाते हो और अपना प्रकाश भी ना हो, लेकिन वो जो है आकार में जो सौरमंडल में पाए जाने वाले मुख्य ग्रहों के उपग्रह हैं, मुख्य ग्रहों के जो उपग्रह हैं सौरमंडल में पाए जाने वाले, आकार में उनसे भी छोटे होते हैं, ठीक है ना, उनसे भी छोटे होते हैं। जैसे कि मैंने अभी पढ़ाया आपको, सौरमंडल का सबसे बड़ा आपको उपग्रह पढ़ाया, ठीक है ना, गैनीमेड। तो इसका मतलब क्या होगा? जो प्लूटो है, जो एक बोना ग्रह है, वो गैनीमेड से भी छोटा है, गैनीमेड से भी छोटा है, ठीक है ना। तो बोने ग्रह क्या होंगे? बोने ग्रह होंगे जिनका अपना प्रकाश ना हो। एक तो बात ये, अपना प्रकाश ना हो, चक्कर किसका लगाते हो? सूर्य का चक्कर लगाते हो, ठीक है ना। और क्या?
उपग्रहों के मुख्य उपग्रहों से छोटे हो, ठीक है ना, मुख्य उपग्रहों से छोटे, ठीक है ना। तो ऐसे प्लैनेट्स को, ऐसे ऐसे पिंडों को क्या कहेंगे, बौने ग्रह, बौने ग्रह। अब बौने ग्रह में और क्षुद्र ग्रह में क्या अंतर होता है, देखिए बौने ग्रह भले ही जो है उपग्रहों से छोटे हों, लेकिन उनका द्रव्यमान इतना होता है कि उनका गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा हो जाता है कि वो अपने आप में गोल पिंड बन सकते हैं, ठीक है ना। एक द्रव्यमान की लिमिट होती है, जब कोई पिंड उस द्रव्यमान की लिमिट पर पहुंच जाता है तो वो ब्रह्मांड में गोल आकृति ले लेता है। ब्रह्मांड में अधिकतर पिंड गोल आकृति के होते हैं, लेकिन अगर किसी पिंड का द्रव्यमान कम है, द्रव्यमान बहुत ही कम है, तो जरूरी नहीं है कि वो गोल आकृति लेगा, ठीक है ना। तो अगर द्रव्यमान इतना कम है कि गोल आकृति ना ले पाए, तो ऐसे पिंडों को क्या कहा जाता है, सूर्य का चक्कर लगाते हो, ठीक है, अपना कोई प्रकाश ना हो और पर्टिकुलर गोल आकृति में ना हो, तो ऐसे पिंडों को क्या कहा जाता है, ऐसे पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह, ठीक है ना, क्षुद्र ग्रह। सबसे पहली बात, अब बौने ग्रह और क्षुद्र ग्रह आपने पढ़ लिए, ठीक है ना। अब बौने ग्रह, कुछ इंपॉर्टेंट बौने ग्रह कौन कौन से हैं आपके सौरमंडल में, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि प्लूटो, प्लूटो एक बौना ग्रह है, ठीक है ना, बौना ग्रह। और प्लूटो से बौना ग्रह का दर्जा कब छीना गया, 2006 में। पहली बात, क्या प्लूटो पर हमने कोई मिशन भेजा है, बिल्कुल। क्या नाम है, न्यू होराइजन। क्या नाम है, न्यू होराइजन। प्लूटो पर भेजा गया मिशन, किसका मिशन था, नासा का। किसका, नासा का मिशन है, नाम है न्यू होराइजन, ठीक है। किस पर भेजा गया, प्लूटो पर। और कोई बौना ग्रह, जी हाँ बिल्कुल, मैके, मैके। क्या नाम है, मैके, मैके, ठीक है। ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं, और एक और एरिस, एरिस, एरिस। ये तीनों कहाँ पाए जाते हैं, ये तीनों पाए जाते हैं आपके काइपर बेल्ट पर। कहाँ पाए जाते हैं, तीनों के तीनों कहाँ पाए जाते हैं, काइपर बेल्ट, काइपर बेल्ट। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, काइपर बेल्ट जो है वरुण ग्रह के बाद जो है सूर्य का चक्कर लगाने वाले बहुत से पिंडों की और बौने ग्रहों की एक बेल्ट है, जिसको क्या कहा जाता है, काइपर बेल्ट। उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल ये जानिए कि प्लूटो, मैके मैके और एरिस काइपर बेल्ट पर पाए जाने वाले मुख्य बौने ग्रह हैं, ठीक है ना। इसके अलावा कोई और भी है, जी हाँ, एक एस्ट्रॉइड बेल्ट पर भी बौना ग्रह पाया जाता है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सिरिस। क्या नाम है, सिरिस। ये पाया जाता है एस्ट्रॉइड बेल्ट पर। एस्ट्रॉइड बेल्ट कहाँ आती है, मंगल ग्रह के बाद एस्ट्रॉइड बेल्ट आती है, और एस्ट्रॉइड बेल्ट पर पाया जाने वाला मुख्य बौना ग्रह सिरिस। ये भी आपसे पूछ सकता है कि सिरिस क्या है, ठीक है ना, सिरिस के बारे में पूछा जाता है। इसके बाद देखना जरा क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह की बात करें तो मुख्य क्षुद्र ग्रह कौन से हैं, सबसे महत्वपूर्ण क्षुद्र ग्रह है आपका, जो आजकल न्यूज में भी है, कौन सा है, बेन्यू। नाम क्या है, बेन्यू, बेन्यू, ठीक है। बेन्यू क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेन्यू पर नासा ने अभी जो है 2016 में एक मिशन भेजा था, जिसका नाम क्या था, ओसाइरस रेक्स। क्या नाम था, ओसाइरस रेक्स, ओसाइरस रेक्स, आरईएक्स, रेक्स। ये जो है सितंबर 2023 में इस मिशन का काम था, इस मिशन का काम था बेन्यू पर जाना, और बेन्यू पर जाकर जो है उसके सैंपल वापस लेके आना। सितंबर 2023 में ओसाइरस रेक्स जो है मिशन जो है बेन्यूज पर गया, बेन्यू पर जाकर सैंपल वापस लेके आया। इसलिए आपके करंट अफेयर्स के हिसाब से भी न्यूज में है, तो आपको पता होना चाहिए ओसाइरस रेक्स मिशन किस पर गया था, क्षुद्र ग्रह बेन्यू पर। तो एक क्षुद्र ग्रह कौन सा हो गया इंपॉर्टेंट, बेन्यू, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और कौन से क्षुद्र ग्रह हैं इंपॉर्टेंट, और होते हैं ट्रोजन क्षुद्र ग्रह। कौन से, ट्रोजन, ट्रोजन क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह जो कहाँ मिलते हैं, ट्रोजन क्षुद्र ग्रह कहाँ मिलते हैं, बृहस्पति की कक्षा में। कहाँ मिलते हैं, बृहस्पति की कक्षा में। सूर्य का, बृहस्पति की कक्षा के साथ साथ सूर्य का चक्कर लगाते हैं, हजारों की संख्या में होते हैं, हजारों की संख्या में होते हैं, ठीक है ना, बृहस्पति। इसके बारे में पढ़ेंगे। इस पर कोई मिशन भेजा गया है, हाँ बिल्कुल भेजा गया है। कौन सा, लूसी मिशन, लूसी। लूसी मिशन किस पर भेजा गया है, बृहस्पति के क्षुद्र ग्रहों पर। अभी भेजा गया है, कब भेजा गया, 2021 में, 2021 में। तो लूसी मिशन पूछा जा सकता है किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, बृहस्पति के क्षुद्र ग्रहों से संबंधित है लूसी मिशन, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये तो हो गई बात क्षुद्र ग्रह की। अब बात आती है थोड़ी सी उल्का पिंड, उल्का पिंड और टूटते तारे में। आपको पता होना चाहिए उल्का पिंड और टूटता तारा क्या होता है। चलिए इनके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है ना। उल्का पिंड को क्या बोला जाता है, उल्का पिंड को बोला जाता है मीटियोरॉइड, ठीक है ना। टूटते तारे को क्या बोला जाता है, मीटियोर। और उल्का को क्या बोला जाता है, मीटियोराइट। मीटियोर, मीटियोरॉइड और मीटियोराइट में डिफरेंस क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, और ये होते क्या है, ठीक है ना। उल्का पिंड को क्या बोलते हैं, मीटियोर, मीटियोर, ठीक है। उल्का को क्या बोलते हैं, उल्का को बोलते हैं मीटियोराइट, मीटियोराइट, ठीक है। और टूटता तारा, क्या, टूटता तारा,
टूटता तारा। टूटते तारे को क्या बोलते हैं? मीटियोरॉइड, सॉरी मीटियोरॉइड ये होता है, और ये होता है मीटियोर। मीटियोर, ठीक है ना। मीटियोरॉइड, मीटियोर और मीटियोराइट। देखिए क्षुद्र ग्रह पढ़े अभी हमने। क्षुद्र ग्रह छोटे होते हैं, किससे छोटे होते हैं? बोना ग्रह, ठीक है ना। लेकिन क्षुद्र ग्रह तो काफी बड़े होते हैं। क्षुद्र ग्रह की तो जो है आपकी जो है लगभग जो है 50 से लेकर 100 किलोमीटर तक की भी जो है डायमीटर हो सकता है। आप उनका व्यास तो जो है 100 किलोमीटर और 50 किलोमीटर का भी हो सकता है। लेकिन अगर क्या हो, अगर पिंड उससे भी छोटे हों, ठीक है ना, क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉइड से छोटे पिंडों को जो सौरमंडल में मिलते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको मीटियोरॉइड या उल्का पिंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उल्का पिंड। अब उल्का पिंड क्या करते हैं? उल्का पिंड तो हमारे सौरमंडल में अरबों की संख्या में होते हैं। अरबों की संख्या में उल्का पिंड जो है सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और ये यदा कदा कभी भी जो है ग्रहों पर गिरते रहते हैं। जैसे ही जब कोई उल्का पिंड जो है पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो होता क्या है, उसकी स्पीड बहुत तेज होती है, और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर वो जो है घर्षण के कारण जलने लगता है, ठीक है ना। तो जलने से क्या होता है, जब हम उसे देखते हैं अपनी तरफ से तो हमें ऐसा लगता है कि कोई तारा टूटकर जो है धरती पर गिर रहा है, धरती की सतह पर गिर रहा है। तो ऐसे जो है तारे जो दिखते हैं उनको क्या बोला जाता है? टूटता तारा। क्या बोला जाता है? टूटता तारा। तो मीटियोरॉइड जब टूटता तारा की तरह हमें दिखता है तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है मीटियोर, ठीक है ना। क्या बोला जाता है? मीटियोर। जब मीटियोरॉइड टूटते तारे की तरह धरती पर गिरता है तो उसको क्या बोला जाता है? उसको मीटियोर बोला जाता है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि उल्का पिंड जो होते हैं इतने बड़े होते हैं कि हमारे वायुमंडल में पूरी तरह से जल नहीं पाते, और उनका कुछ बचा हुआ हिस्सा जो है धरती पर गिर जाता है, ठीक है ना। और जब हमें वो हिस्सा प्राप्त होता है तो हम उस हिस्से को क्या बोलते हैं? उस पिंड को जो हमें प्राप्त होता है उसको बोलते हैं क्या? मीटियोराइट। क्या बोलते हैं? मीटियोराइट या फिर उल्का। हमें कोई उल्का प्राप्त हुई है, ठीक है ना। आई होप आप समझ गए होंगे कि मीटियोराइट क्या होता है। जब कोई मीटियोर जो है जब धरती पर गिरता है, उल्का पिंड का हिस्सा जब धरती पर वायुमंडल में घर्षण होता है और टूटता तारा बनता है। टूटता तारा जब पूरी तरह से वो जो है टूटता नहीं, मतलब जो है नष्ट नहीं होता और धरती की सतह तक पहुंच जाता है और हमें प्राप्त होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं उल्का या मीटियोराइट, ठीक है। आई होप आप मीटियोरॉइड, मीटियोर और मीटियोराइट में अंतर समझ गए होंगे। ये अंतर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कि टूटता तारा क्या होता है, ये तो आसान है, लेकिन मीटियोरॉइड क्या होता है, उल्का पिंड, और उल्का क्या होता है, इसमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अब हमारा एक चीज बच गई बस, धूमकेतु। धूमकेतु क्या होता है? धूमकेतु बहुत आसान है, ठीक है ना। धूमकेतु जो है बर्फ और धूल के कणों से मिलकर बना हुआ, बर्फ, धूल और पानी, ठीक है ना, पानी भी होता है, ठीक है। इसके कणों से मिलकर बना हुआ, इन तीनों से मिलकर बना हुआ जो है पिंड होता है। जब जो है ये सूर्य की सतह, सूर्य की गर्मी के पास आता है तो होता क्या है, देखिए अगर ये पिंड है कोई, ये सूर्य की गर्मी के जब पास आता है, सूर्य के पास चक्कर लगाएगा तो इसकी सतह से जो है पानी वगैरह जो है भाप बनकर पीछे की तरफ जो है इस तरह से धूल के कण और पानी जो है पीछे की तरफ इस तरह से पूंछ की तरह दिखाई देते हैं। पूंछ की तरह जो है पीछे की तरफ दिखाई देते हैं, और हमें दिखता है क्या कि कोई पिंड है जो जा रहा है और उसकी जो है पूंछ है। तो इस तरह के जो पिंड जो हमारे सौरमंडल में मिलते हैं इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है धूमकेतु। क्या बोलते हैं? धूमकेतु, ठीक है ना। अब दो बहुत फेमस धूमकेतु हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक तो है हेलीज कोमेट। क्या नाम है? हेलीज कोमेट। हेलीज कोमेट, ठीक है ना, या हेली का धूमकेतु, ठीक है। हेली का धूमकेतु, ठीक है, जो हर 76 वर्ष बाद जो है दिखाई पड़ता है। कितने वर्ष बाद? 76 वर्ष बाद। और एक दूसरा है कौन सा? शूमेकर लेवी। क्या नाम है? शूमेकर लेवी। शूमेकर लेवी। ये जो है एस्ट्रॉइड, ये जो धूमकेतु है ये किससे टकराया था? ये बृहस्पति ग्रह से टकराया था। किससे? बृहस्पति ग्रह से। बृहस्पति ग्रह से टकराया था, और इसको जो है हमने जो है रिकॉर्ड किया था। बृहस्पति ग्रह से टकराते हुए हमने रिकॉर्ड किया था। नाम क्या है? शूमेकर लेवी। शूमेकर लेवी और हेलीज कोमेट या हेली का धूमकेतु। ये दोनों धूमकेतु इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो हुए आपके सौरमंडल के कुछ ऑब्जेक्ट्स जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा सौरमंडल की हम बाउंड्रीज और सौरमंडल के क्रम के बारे में बात करते हैं कि सौरमंडल में जो है हमारा जो क्रम है सूर्य से लेकर किस तरह से जो हमारे ग्रह और उपग्रह और एस्ट्रॉइड बेल्ट वगैरह हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब बात करेंगे सौरमंडल के क्रम के बारे में। आपको पता होगा सौरमंडल में सबसे पहले क्या आता है? सबसे बीच में क्या है? सेंटर में है हमारा सूर्य। सौरमंडल के सेंटर में क्या है? सूर्य। देखना थोड़ा सा, सौरमंडल के सेंटर में क्या है? सूर्य। सूर्य। अब सूर्य के बाद क्या आता है? सूर्य के सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नजदीक है हमारा बुध ग्रह। कौन सा? बुध ग्रह। बुध के बारे में क्या? सूर्य के सबसे नजदीक है, 88 दिन में परिक्रमा करता है।
सूर्य के सबसे नजदीक है, सबसे छोटा ग्रह है और 88 दिन में परिक्रमा करता है। बुध के बाद कौन सा आता है? बुध के बाद आता है शुक्र, पृथ्वी की जुड़वा बहन, सबसे चमकीला तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, सबसे चमकीला तारा, ठीक है ना, द्रव्यमान में पृथ्वी से थोड़ा ही कम, बिना किसी उपग्रह वाले दोनों ग्रह बुध और शुक्र। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आती है पृथ्वी। क्या? पृथ्वी। पृथ्वी के बाद क्या आता है? पृथ्वी के बाद आता है मंगल। मंगल, ठीक है ना। मंगल के बाद क्या आता है? मंगल के बाद आती है हमारी एस्ट्रॉइड बेल्ट। क्या आती है? एस्ट्रॉइड बेल्ट। एस्ट्रॉइड बेल्ट, ठीक है ना। एस्ट्रॉइड बेल्ट पे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि एस्ट्रॉइड बेल्ट पर मिलने वाला एक जो है बोना ग्रह, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है सिरिस। एस्ट्रॉइड बेल्ट होती क्या है? देखिए, मंगल के बाद जो है बहुत सारे एस्ट्रॉइड या क्षुद्र ग्रहों से या फिर आपके जो है उल्का पिंडों से मिलकर बनी हुई लगभग अरबों की संख्या में, आपके जो है करोड़ों अरबों की संख्या में एस्ट्रॉइड्स जो है पृथ्वी का चक्कर लगाते रहते हैं मंगल की कक्षा के बाहर की तरफ, ठीक है ना। तो उन सब से मिलकर बनी हुई एक बेल्ट टाइप की पेटी बन जाती है जो सूर्य का चक्कर लगाती है मंगल की कक्षा के बाद। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एस्ट्रॉइड बेल्ट बोलते हैं, ठीक है ना। अब एस्ट्रॉइड बेल्ट में कुछ प्रमुख जो है पिंड है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक तो है आपका सिरिस, जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, सिरिस, और एक है आपका वेस्टा। कौन सा? सिरिस और वेस्टा, ठीक है ना। वेस्टा पर एक नासा का मिशन भी गया था जिसका नाम क्या है? डॉन मिशन, DAWN, डॉन मिशन, ठीक है ना। किसका मिशन था? नासा का, नासा का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डॉन मिशन किससे संबंधित है, डॉन मिशन एस्ट्रॉइड बेल्ट से संबंधित है या क्षुद्र ग्रह से संबंधित है, और क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है? वेस्टा क्षुद्र ग्रह, ठीक है ना। ये तो हो गए आपके सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और एस्ट्रॉइड बेल्ट। अब इसके बाद क्या आता है? इन सबको क्या बोला जाता है? देखिए, एक बात तो ये कि इन सबको क्या बोला जाता है? रॉकी प्लैनेट्स। क्या? रॉकी प्लैनेट्स या इनर प्लैनेट्स, पहली बात। दूसरी बात, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? इसको, ये कितनी है? 14 करोड़ 98 लाख। कितनी? 14 करोड़ 98 लाख ऑन एन एवरेज जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है किलोमीटर में, ठीक है ना। इसको क्या बोला जाता है? इसको एक खगोलीय इकाई बोला जाता है, एक खगोलीय इकाई। इसको AU से प्रदर्शित करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है ना। एक खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई। अब सौरमंडल में जो है जो दूरियां होती हैं वो करोड़ किलोमीटर, अरब किलोमीटर में हो जाती है। तो हम किलोमीटर में कब तक नापते रहेंगे? हम जो है सौरमंडल में जो दूरियां होती हैं उसको किस में नापते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में। किस में नापते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कितनी? 14 करोड़ 98 लाख किलोमीटर लगभग एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, ठीक है ना। तो एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाद आने वाला ये तो, और ये प्लैनेट कैसे कहलाते हैं? इनर प्लैनेट्स या रॉकी प्लैनेट्स, आंतरिक ग्रह या चट्टानी ग्रह। कौन से हैं? बुध, पृथ्वी, शुक्र और मंगल, ठीक है, ये आपको याद रहेगा। इसके बाद आते हैं बाह्य प्लैनेट या गैसीय प्लैनेट। कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं देखना जरा। सबसे पहले बृहस्पति, बृहस्पति, ठीक है। फिर बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह। 4 इसके बहुत इंपॉर्टेंट गैलीलियन उपग्रह मैंने पढ़ाए, ठीक है ना। उसके बाद आता है शनि। शनि, शनि की और सूर्य की दूरी कितनी है? शनि की और सूर्य की दूरी है 10 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कितनी? 10 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये भी आपको पता होना चाहिए। कितनी? 10 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और शनि के बाद कौन सा ग्रह आता है? शनि के बाद आता है, शनि के छल्लों की खोज किसने करी? गैलीलियो जी ने, ठीक है ना। उसके बाद आता है अरुण और वरुण, ठीक है ना। अरुण और वरुण, अरुण व वरुण, वरुण। और वरुण की जो है सूर्य से दूरी कितनी है? 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कितनी? 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। और ये चारों प्लैनेट कैसे कहलाते हैं? गैसीय ग्रह। कैसे? गैसीय ग्रह, ये भी नोट कर लेना, गैसीय ग्रह है, ठीक है ना। गैसीय ग्रह या फिर बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह, इनको बाह्य ग्रह बोला जाता है चारों, बाह्य ग्रह, ठीक है ना। ये हो गया इनका क्रम, गैसीय ग्रह और बाह्य ग्रह। कौन कौन से? बृहस्पति, शनि 10 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, अरुण और वरुण 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये याद रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है टर्मिनेशन शो। क्या आता है? टर्मिनेशन शो, टर्मिनेशन शो। टर्मिनेशन शो क्या होता है? देखिए, ये वो सबसे पहली बात तो कितना दूर है? लगभग 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कितना? 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये जो है पृथ्वी से 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। और होता क्या है? देखिए, जहां पर वो स्थिति सौरमंडल में जो है, सौरमंडल में वो जगह जहां पर जो है सूर्य का प्रभाव कम होने लगता है और बाह्य अंतरिक्ष के वातावरण का प्रभाव ज्यादा पड़ने लगता है, उस जगह को जो है सौरमंडल में क्या बोला जाता है? टर्मिनेशन शो। जब कोई ऑब्जेक्ट इस सौरमंडल के बाहर की तरफ अगर जा रहा हो, इस स्थिति पे पहुंचता है, इस जगह पर पहुंचता है, तो उसको एक जो है झटका सा प्रतीत होता है, झटका सा प्रतीत होता है, जिसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है? टर्मिनेशन शॉक बोला जाता है। मतलब सूर्य का प्रभाव अब कम हो गया है, सूर्य का प्रभाव कम है और किसका प्रभाव ज्यादा है? बाह्य अंतरिक्ष का प्रभाव ज्यादा है, ठीक है ना। तो इसी बाउंड्री को पार करने वाले 2 प्रमुख उपग्रह हैं, जिन वो दो प्रमुख अंतरिक्ष यान हैं
जो किसके द्वारा बनाए गए हैं, इंसानों के द्वारा। नाम क्या है, वॉयेजर 1 एंड वॉयेजर 2। नाम क्या है, वॉयेजर 1, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2, वॉयेजर 1 एंड वॉयेजर 2, ठीक है ना। ये इस समय कहाँ पर है, ये मनुष्य द्वारा बनाए गए ये 2 अंतरिक्ष यान जो आज तक सबसे ज्यादा दूरी पर गए हैं। कौन कौन से हैं, वॉयेजर 1 एंड वॉयेजर 2। पहली बात तो ये आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात, इन्हें कब छोड़ा गया, 1977 में। 1977 में किसके द्वारा छोड़ा गया, नासा के द्वारा, ठीक है। ये तीसरी बात, 1977 नासा के द्वारा सबसे ज्यादा दूर जाने वाले जो है अंतरिक्ष यान है वॉयेजर 1 एंड 2। और हैं कहाँ पर, ये हैं टर्मिनेशन चौक के को पार कर चुके हैं। और किस स्थिति में है, हीलियोपोज में। टर्मिनेशन चौक के बाद क्या आता है, हीलियोपोज, ठीक है, याद रहेगा, क्या बोलते हैं, हीलियोपोज। टर्मिनेशन शॉक के बाद आता है हीलियोपोज। अब ये हीलियोपोज में है और सौरमंडल की बाउंड्री को पार कर चुके हैं, सौरमंडल को पार कर चुके हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, हीलियोपोज। हीलियोपोज, क्या हीलियोपोज के बाद भी कोई चीज आती है, जी हाँ बिल्कुल आता है। अभी में हम धूमकेतु पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, धूमकेतु। तो ये धूमकेतु आते कहाँ से हैं, धूमकेतु जो बर्फ और धूल कणों से और चट्टानों से मिलकर बने हुए पिंड होते हैं, ये आते कहाँ से हैं। देखिए हीलियोपोज के बाद भी जो है ना, हीलियोपोज के बाद भी लगभग 1000 से और 1 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक, 1000 से और 1 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक, ठीक है ना, क्या होता है, धूमकेतु जो है चक्कर लगाते रहते हैं। इतनी दूरी से आते हैं सूर्य के पास, चक्कर लगाते रहते हैं। और इस चीज को क्या बोला जाता है, एक क्लाउड सा टाइप का होता है, लगभग अरबों की संख्या में क्या होते हैं, धूमकेतु होते हैं। और इस क्लाउड टाइप की जगह को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ओर्ट क्लाउड। क्या बोला जाता है, ओर्ट क्लाउड, ओर्ट क्लाउड। और ये जो है आपकी जो है सोलर सिस्टम की अंतिम सीमा है। सोलर सिस्टम की अंतिम सीमा क्या है, ओर्ट क्लाउड। सोलर सिस्टम की अंतिम सीमा क्या है, ओर्ट क्लाउड, ठीक है ना। कितनी दूर है, 1000 से लेकर 1 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक होती है ओर्ट क्लाउड, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरी टर्मिनेशन चौक, टर्मिनेशन चौक जिसको कौन पार कर चुके हैं, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको जो है सौरमंडल का क्रम समझ में आ गया होगा कि किस तरह से किस किस क्रम में जो है चीजें हैं। देखना जरा इस इमेज के जरिए, देखना इस इमेज के जरिए और अच्छा समझ में आपको आएगा। थोड़ा सा देखना जरा, ये देखो, देखिए ये क्या है, ये हमारा सूर्य है, ये हमारा सूर्य है, सूर्य है। सूर्य के बाद कौन सा ग्रह आता है, मरकरी। मरकरी के बाद वीनस, वीनस के बाद धरती, ठीक है ना। तो सूर्य और धरती के बीच की दूरी कितनी है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 AU, ठीक है ना। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है हमारा मंगल, मंगल ग्रह। उसके बाद बृहस्पति ग्रह और शनि ग्रह। बृहस्पति और शनि ग्रह के बीच की दूरी कितनी है, बृहस्पति और शनि ग्रह के बीच की दूरी है 10 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कितनी, 10 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 10 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। फिर इसके बाद क्या आता है, शनि ग्रह के बाद अरुण ग्रह, यूरेनस, नेपच्यून ग्रह। और उसके बाद क्या आता है, टर्मिनेशन चौक, जिसको किसने पार किया है, जिसको पार किया है वॉयेजर 1 एंड वॉयेजर 2 ने। ये दूरी कितनी है, ये दूरी है आपकी 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और इसके बाद देखना ये है आपका ओर्ट क्लाउड, 1000 से लेकर 1 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको ओर्ट क्लाउड। और इसके बाद जो है आपकी सोलर सिस्टम की बाउंड्री खत्म हो जाती है। सोलर सिस्टम का प्रभाव सिर्फ ओर्ट क्लाउड तक ही है, इसके बाद कोई प्रभाव नहीं है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे ये चीज, ठीक है। अब हम बात करते हैं सौरमंडल के ऑब्जेक्ट्स के बारे में, ठीक है ना, एक एक करके उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले देखते हैं सूर्य। सूर्य के बारे में क्या है, सूर्य मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, सूर्य जो है हमारे सौरमंडल का तारा है। कैसे बनाता है अपनी एनर्जी, नाभिकीय संलयन से, नाभिकीय संलयन से एनर्जी बनाता है, संलयन, ठीक है ना। और क्या क्या बनाता है, देखिए नाभिकीय संलयन से हाइड्रोजन संलयन, इसका जो है संगठन क्या है, संगठन हाइड्रोजन है, हीलियम है, हीलियम। हाइड्रोजन कितनी है, 76%। सूर्य में 76% हाइड्रोजन है, लगभग 26.5% हीलियम है, ठीक है ना। और बाकी 2.5% अन्य पदार्थ है, अन्य पदार्थ। 2.5% में क्या है, अन्य पदार्थ, ठीक है, अन्य पदार्थ। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है आपका इसका जो है तापमान, ठीक है ना। तापमान कितना है सूर्य का, सूर्य में 3 चीज होती है। एक तो सूर्य की सतह, सूर्य की सतह होती है, ठीक है ना। सतह क्या होती है, जो सूर्य जो है एक स्फीयर है, एक गोला है, ठीक है ना, उसकी एक सतह होती है अपनी, ठीक है ना। उसके अलावा क्या होता है, सूर्य का कोरोना। कोरोना, कोरोना क्या होता है जी, अब आप पूछेंगे कोरोना क्या होता है। देखिए सूर्य की सतह से जो है ज्वालाएं उठती रहती है, सूर्य की सतह से जो है ज्वालाएं उठती रहती है निरंतर, और उसका अपना खुद का वायुमंडल होता है। जब चंद्रग्रहण होता है तो हम ये कोरोना देख पाते हैं, जब चंद्रग्रहण और सूर्य ग्रहण पढ़ेंगे उसमें जो है ये कोरोना फिर से आएगा, उसको क्या बोला जाता है, कोरोना। और एक होता है सूर्य का क्रोड, मतलब सूर्य का कोर, जैसे हमारी धरती का कोर है
ऐसे सूर्य का भी कोर होता है, ठीक है ना, कोर, ठीक है ना। तो इन सभी का तापमान क्या होता है, देखना, सतह का तापमान होता है लगभग आपका 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस सतह का तापमान, ठीक है ना। कोरोना का तापमान कितना होता है, कोरोना का तापमान होता है 1 से लेकर 1.5 मिलियन, 1 से लेकर 1.5 मिलियन डिग्री सेल्सियस, मिलियन डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, सेल्सियस। और आपके कोर का तापमान कितना होता है, कोर का तापमान होता है 15 से लेकर 20 मिलियन डिग्री सेल्सियस, मिलियन डिग्री सेल्सियस। ये होता है आपका कोर का तापमान, ठीक है ना। तो सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस, कोरोना का तापमान 1 से लेकर 1.5 मिलियन डिग्री सेल्सियस, और कोर का तापमान 15 से लेकर 20 मिलियन डिग्री सेल्सियस। तो सबसे ज्यादा तापमान कहाँ होता है, सबसे ज्यादा तापमान होता है सूर्य के केंद्र में या सूर्य के कोर में। कितना होता है, 15 से 20 मिलियन डिग्री सेल्सियस का, ठीक है, ये बात याद रहेगी। सूर्य के बारे में और क्या इंपॉर्टेंट है, देखना जरा, सूर्य का जो है, सूर्य का व्यास कितना होता है, सूर्य का व्यास होता है 13,90,000 किलोमीटर। व्यास कितना है सूर्य का, व्यास है सूर्य का 13,90,000 किलोमीटर, 90,000 किलोमीटर, ये होगा आपका सूर्य का व्यास, ठीक है ना। सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाई, कितनी है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है ना, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये हो गया सूर्य के बारे में। सूर्य के बाद कौन सा ग्रह आता है, सूर्य के बाद ग्रह आता है, एक होता है सूर्य पर धब्बे, सूर्य पर धब्बे, ठीक है ना। सूर्य पर धब्बे भी तो होते हैं। धब्बे कैसे होते हैं, देखिए, सूर्य पर जो तापमान है वो सेम तो होता नहीं है, सूर्य पर तापमान कहीं पर कम होता है, कहीं पर ज्यादा होता है। तो कुछ कुछ जगहों पर जहां पर सूर्य का तापमान बहुत ही कम हो जाता है, उसमें क्या होता है, सूर्य की सतह जो है स्थिर नहीं है, सूर्य की सतह जो है चलायमान है किसी द्रव की तरह से, ठीक है ना। तो वहां पर हमें कैसे दिखाई देते हैं, हमें काले धब्बे दिखाई देते हैं। और इन काले धब्बों का तापमान कितना होता है, लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस, जिनको क्या बोला जाता है, सूर्य के धब्बे बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सूर्य के धब्बे। सूर्य पर और क्या होता है, सूर्य पर जो होता है, सूर्य से रिलेटेड एक और चीज है, जब आप सूर्य के प्रकाश को जो है स्पेक्ट्रम में तोड़ते हैं, सूर्य के प्रकाश को स्पेक्ट्रम में तोड़िए तो उसमें आपको क्या दिखेगा, उसमें आपको 7 मुख्य कलर दिखते हैं, लाल, पीला, हरा, नीला। और उसके अलावा क्या दिखता है, उन कलरों के बीच में आपको कहीं कहीं पर काली रेखाएं भी दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, काली रेखाएं, जिनको क्या बोला जाता है, उन काली रेखाओं को फ्रॉनहोफर रेखाएं। क्या, फ्रॉनहोफर रेखाएं, फ्रॉनहोफर रेखाएं, काली रेखाओं को बोला जाता है फ्रॉनहोफर रेखाएं, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। कहाँ दिखाई देती हैं, सूर्य के स्पेक्ट्रम में रंगों के बीच बीच में काली रेखाएं दिखाई देती हैं, जिनको क्या बोला जाता है, फ्रॉनहोफर रेखाएं, ठीक है। अब सूर्य के बाद क्या आता है, सूर्य के बाद आता है हमारा सबसे दूसरा ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह, सॉरी सबसे पहला ग्रह बुध ग्रह, ठीक है ना, बुध ग्रह। बुध ग्रह के बारे में क्या है, देखना, सबसे छोटा ग्रह है, पहली बात तो सबसे छोटा ग्रह, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा। उसके बाद क्या आता है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पास है, ठीक है ना। सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है, सूर्य की परिक्रमा करता है लगभग 88 दिनों में, 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। क्या कोई चंद्रमा है, नहीं, बुध ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है। क्या बुध ग्रह सूर्य का सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है, नहीं है, सबसे गर्म ग्रह नहीं है, यह भी नहीं है, ठीक है ना। बुध ग्रह सबसे सूर्य का सबसे गर्म ग्रह नहीं है। तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, सबसे गर्म ग्रह है आपका शुक्र ग्रह। कौन सा, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सूर्य से कौन सा ग्रह है, सूर्य से दूसरा ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह। द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान है, द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान, द्रव्यमान में, ठीक है ना। तो इसलिए क्या बोला जाता है इसको, पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन, ठीक है ना। सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह है, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह है। अब आप पूछेंगे कि सबसे गर्म ग्रह क्यों है भाई, देखिए होता क्या है कि सूर्य का प्रकाश जो है, अब जो बुध ग्रह का जो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, बुध ग्रह का जो वायुमंडल है वो बहुत ही घना वायुमंडल है, और उसमें अधिकतर मात्रा में क्या पाया जाता है, शुक्र ग्रह के वायुमंडल में जो है मिथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ही अधिक मात्रा पाई जाती है, और बहुत ही घना जो है उसका वायुमंडल है। तो होता क्या है, जैसे ही सूर्य की जो किरणें हैं वो बुध ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश, शुक्र ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, तो वो जो है अंदर ही गर्मी ट्रैप होकर रह जाती है, और जब बाहर निकलने की कोशिश करती है तो बाहर नहीं निकल पाती। ग्रीन हाउस प्रभाव जो है
शुक्र ग्रह पर मोटे मोटे तौर पर बहुत ज़्यादा बनता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव बनने के कारण क्या होता है, गर्मी जो है निरंतर बढ़ती रहती है और घटती बहुत कम रफ्तार से है। तो होता क्या है, शुक्र ग्रह अंदर से बहुत ही गर्म हो जाता है। इसलिए जो है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह है, ना कि बुध ग्रह। बुध ग्रह पर जो है वायुमंडल ना के बराबर है, बुध ग्रह पर वायुमंडल इतना ज्यादा नहीं होता, बहुत ही ना के बराबर, चंद्रमा की तरह है, ठीक है ना। लेकिन शुक्र ग्रह का वायुमंडल बहुत ही घना है और उसमें क्या क्या है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपको बात पता होनी चाहिए। तो सबसे गर्म ग्रह, ठीक है ना, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, वो है हमारा शुक्र ग्रह, ठीक है ना। उसके बाद आसमान में दिखाई देने वाला सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला तारा, सबसे चमकीला क्यों है सबसे चमकीला, क्योंकि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है, सबसे निकट, ये दोनों ही बातें पता होनी चाहिए। सबसे चमकीला है, सबसे चमकीला पिंड, सबसे चमकीला पिंड, पहली बात। और दूसरी बात, पृथ्वी के सबसे निकट, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह, सबसे निकट ग्रह है, ठीक है ना। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, निकट ग्रह, ठीक है ना। एक बात और क्या पता होनी चाहिए शुक्र के बारे में, कि इसको साय का तारा या भोर का तारा कहते हैं, क्योंकि अगर आप अर्ली मॉर्निंग में और दिन जो है ढलने के बाद या छिपने के बाद जब आप देखेंगे तो आपको जो है सूर्य से ऊपर की तरफ जो है तारा दिखाई देगा, बहुत ही चमकीला। वो कौन सा तारा होता है, वो होता है जी आपका शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह होता है। इसलिए इसको दिन का तारा, भोर का तारा या साय का तारा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भोर का तारा, भोर का तारा या साय का तारा, साय का तारा, ठीक है। ये सब बातें किसके बारे में है, ये सब बातें आपके शुक्र के बारे में है। क्या शुक्र का कोई चंद्रमा है, शुक्र का कोई चंद्रमा नहीं है, ठीक है ना, कोई भी चंद्रमा या कोई भी उपग्रह शुक्र का नहीं है, ठीक है ना। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ये हो गया शुक्र के बारे में। अब बात करते हैं थोड़ी सी हमारी पृथ्वी के बारे में, थोड़ी सी बात, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि पृथ्वी के बारे में तो बहुत सारी बातें हैं, जिसका एक अलग से लेक्चर लेंगे पृथ्वी की गतियों के बारे में, तब बात करेंगे। अभी बात करते हैं थोड़ी सी पृथ्वी, ठीक है ना। पृथ्वी के बारे में क्या है, सूर्य से तीसरा ग्रह है, पहली बात, तीसरा ग्रह। क्या इसका कोई उपग्रह है, हाँ जी, चंद्रमा, सबको पता है, चंद्रमा इसका उपग्रह है, ठीक है ना। इसका जो है व्यास कितना है, व्यास कितना है, इसका व्यास है 14,756 किलोमीटर, 14,756 किलोमीटर। कहाँ पर, विषुवत व्रत पर, विषुवत व्रत पर, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और ध्रुव पर कितना है, ध्रुव पर है 14,716 किलोमीटर। कहाँ पर, ध्रुव पर। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है अक्षांश और देशांतर, वो तो हम जो है पृथ्वी की स्थितियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये हो गया आपका जो है तीसरा ग्रह, चंद्रमा और ये सब। इसके बाद कौन सा आता है, इसके बाद आता है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह, मंगल ग्रह के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। मंगल ग्रह, मंगल ग्रह पृथ्वी से सौरमंडल में चौथा ग्रह, चौथा ग्रह, सूर्य से चौथा ग्रह, ग्रह उपग्रह, दो उपग्रह हैं, कौन कौन से, फोबोस, फोबोस और डीमोस। कौन कौन से, फोबोस और डीमोस। और डीमोस के बारे में क्या है, डीमोस के बारे में जो है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह, क्या, सबसे छोटा उपग्रह, सबसे छोटा उपग्रह सौरमंडल का कौन सा है, फोबोस और डीमोस। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, कैसा ग्रह है, लाल ग्रह, लाल ग्रह, लाल ग्रह। और लाल क्यों होता है, लाल होता है आयरन ऑक्साइड के कारण। कौन सा, आयरन ऑक्साइड के कारण जो है लाल होता है, ठीक है ना, ऑक्साइड के कारण। इस पर भेजे गए प्रमुख मिशन कौन कौन से हैं, प्रमुख मिशन कौन कौन से हैं, देखना जरा। क्यूरियोसिटी रोवर, क्यूरियोसिटी रोवर किसका है, क्यूरियोसिटी रोवर नासा का, नासा का। उसके अलावा परसिवरेंस, परसिवरेंस, परसिवरेंस किसका है, ये भी जो है नासा का है, नासा का, ठीक है ना। उसके अलावा इंडिया ने कौन सा भेजा था, मार्स ऑर्बिटर मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन या जिसको मोम भी कहा जाता है, ये किसने भेजा, इसरो ने। किसने भेजा, इसरो ने। इसरो का मिशन है, नाम क्या है, मार्स ऑर्बिटर मिशन। ये भी आपको पता होना चाहिए मंगल के बारे में। मंगल के बाद कौन सा ग्रह, एस्ट्रॉइड बेल्ट, एस्ट्रॉइड बेल्ट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, उसके पिंडों के बारे में। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह के बारे में क्या है, देखना जरा। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, पहला पॉइंट, सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। और एक ठंडा ग्रह नहीं है, सूर्य से दूरी होने के बावजूद ये एक गर्म ग्रह है। कैसा है, गर्म ग्रह, गर्म ग्रह है, एक पॉइंट ये है।
और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट कौन सा है, 4 इसके मुख्य उपग्रह हैं जिनको गैलीलियन उपग्रह कहा जाता है। कौन कौन से, यूरोपा, आयो, गैनीमेड, और कैलिस्टो, ठीक है ना, कैलिस्टो। इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है, इनकी खोज गैलीलियो ने की थी, तो इनको कहा जाता है गैलीलियन उपग्रह। क्या, गैलीलियन उपग्रह, ठीक है ना। चलिए इसके बाद गैनीमेड जो है पृथ्वी का हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है, एक पॉइंट ये है, सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है ना। क्या हमने जो है बृहस्पति पर मिशन भेजे हैं, जी हाँ बिल्कुल भेजे हैं। सबसे पहला मिशन तो गैलीलियो के नाम से, गैलीलियो जी के नाम पर ही है, मिशन का नाम है गैलीलियो, ठीक है ना। दूसरा मिशन क्या है, दूसरा मिशन है जूनो। और ये दोनों मिशन किसने भेजे हैं, दोनों ही मिशन भेजे गए हैं किसके द्वारा, नासा के द्वारा, ठीक है ना, नासा के द्वारा। इसके बाद आता है हमारा जो है शनि। क्या आता है, शनि। चलिए शनि के बारे में जानते हैं। शनि, ठीक है ना, शनि पृथ्वी से कौन सा ग्रह है, छठा ग्रह, पृथ्वी से छठा ग्रह है, ठीक है ना। और पृथ्वी पर, शनि पर क्या पाए जाते हैं, शनि पर पाए जाते हैं छल्ले। शनि पर छल्ले पाए जाते हैं, जिनकी खोज किसने की थी, गैलीलियो ने। किसने की थी, गैलीलियो। ये भी आपको पता होना चाहिए, शनि के छल्लों की खोज किसने की, गैलीलियो ने की, ठीक है ना। और शनि के 2 मुख्य उपग्रह हैं, कौन कौन से, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक तो टाइटन है, और एक है आपका इनसेलेडस। इनसेलेडस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसेलेडस जो है पूरी तरह से जो है इसकी सतह बर्फ से ढकी हुई है, और उसके नीचे लगभग 50 किलोमीटर की इसकी सतह है। उसके नीचे जो है हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले पानी से भी दुगना पानी पाया जाता है, दुगना पानी। और ये उम्मीद ये की जाती है कि अगर इनसेलेडस पर अंदरूनी क्रियाएं, आंतरिक जो है, जैसे पृथ्वी का क्रोड है वो गर्म है, और उसमें जो है आंतरिक क्रियाएं होती हैं, चट्टानी क्रियाएं, अगर इसमें भी होती होंगी तो उस जो महासागर है इस पर जो पाया जाता है, उसका तापमान जो है जीवन को सपोर्ट करने लायक हो सकता है। तो इनसेलेडस पर जो है आज की डेट में जो है सबसे ज्यादा जो है जीवन की उम्मीद की जाती है। जीवन की उम्मीद देखे बहुत ही कम जगहों पर की जाती है सौरमंडल में, पृथ्वी के बाद, जिनमें से एक तो मंगल है, उसके बाद यूरोपा, ठीक है ना, और फिर कौन सा है, इनसेलेडस, ठीक है ना। इसलिए इनसेलेडस इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे पूछ सकता है कि इनसेलेडस जो है किस ग्रह का उपग्रह है, आपको पता होना चाहिए शनि ग्रह का उपग्रह है, ठीक है ना। उसके बाद कौन सा ग्रह आता है, उसके बाद ग्रह आता है आपका अरुण जो है, अरुण के बारे में पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक तो ये हरा ग्रह है। कैसा, हरा ग्रह बोला जाता है इसको, क्योंकि ये जो है हरे रंग का प्रतीत होता है, ठीक है ना, हरे रंग का। और दूसरी बात क्या है, यह अपने अक्ष पर जो है 8 डिग्री झुका हुआ है, या आप कह सकते हैं कि 98 डिग्री झुका हुआ है, 98 डिग्री झुका हुआ है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा अक्ष देख रहे हैं। अगर आप जो है एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो ये कैसा 8 डिग्री होगा, लेकिन देखिए ऐसे, देखिए अगर ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, और ये आपका अरुण ग्रह हो, ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, तो अरुण ग्रह का जो आपका एक्सिस है वो ऐसे है, यहाँ पे कितना कोण है, 8 डिग्री का, ठीक है ना। लेकिन अगर आप वाई एक्सिस से नापेंगे तो कितना हो जाएगा, 98 डिग्री, कितना, 98 डिग्री, ठीक है, 98 डिग्री। तो एक्स एक्सिस पर 8 डिग्री और वाई एक्सिस पर 98 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये ऐसा प्रतीत होता है, कैसा, लेटा हुआ सूर्य का चक्कर लगाता हुआ प्रतीत होता है, तो इसको लेटा हुआ ग्रह भी बोला जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और अक्ष पर झुकाव कितना है, और हरे रंग का है, ठीक है ना। इसके बाद कौन सा ग्रह आता है, इसके बाद आता है आपका वरुण ग्रह। कौन सा, वरुण ग्रह। वरुण के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, वरुण एक तो नीले रंग का है, नीले रंग का दिखता है, नीले रंग का ग्रह है, ठीक है ना। सबसे बाह्य ग्रह, ठीक है। और दूसरा, इस पर एक काला धब्बा पाया जाता है, धब्बा जो बृहस्पति ग्रह के लाल धब्बे की तरह दिखाई देता है, और ये इसका जो है आकार में ये पृथ्वी के बराबर है, तो अगर आपसे लाल धब्बा, ग्रेट रेड स्पॉट पूछा जाए तो वो कहाँ पर है, वो आपका बृहस्पति पर है। लेकिन काला धब्बा कौन से ग्रह पर पाया जाता है, वो वरुण ग्रह पर पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। काला धब्बा कहाँ पाया जाता है, वरुण ग्रह पर, ये पॉइंट पता होना चाहिए। दूसरी बात जो है सौरमंडल का सबसे घनत्व में, अगर मैं घनत्व की बात करूं तो सौरमंडल का
घनत्व में सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? शनि ग्रह। शनि ग्रह सबसे हल्का है, घनत्व इसका पानी से भी कम है, ठीक है ना, पानी से कम, ठीक है ना। और सबसे घनत्व में सबसे भारी ग्रह कौन सा है, मतलब सबसे ज्यादा घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। पृथ्वी, पृथ्वी का घनत्व सबसे ज्यादा है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा घनत्व है, और घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम पर सीसी, ये पृथ्वी का घनत्व है। ये आपको बात पता होना चाहिए। सबसे हल्का ग्रह घनत्व के हिसाब से और सबसे भारी ग्रह घनत्व के हिसाब से, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। ये आपके ग्रह खत्म हो गए। इसके बाद जो आता है आपका एक मेन इंपॉर्टेंट चीज जो रह गई है, कुछ अन्य प्रमुख जो है मिशन जो हमने अपने अंतरिक्ष में भेजे हैं या सोलर सिस्टम से रिलेटेड है, वो आपका पता होना चाहिए कौन कौन से है। जैसे कि अगर मैं पहले मिशन की बात करूं, पायोनियर 1 जो है ये नासा का मिशन है, नासा द्वारा भेजा गया सबसे पहला मिशन जो है वो कौन सा है? पायोनियर 1 मिशन नासा का सबसे पहला मिशन है, जिसे किसके लिए भेजा गया था? जिसे भेजा गया था पृथ्वी के बारे में जानकारी के लिए, पृथ्वी के बारे में ही जानकारी के लिए था पायोनियर मिशन, ठीक है ना, पायोनियर 1 मिशन। उसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट पायोनियर 10 एंड पायोनियर 11 मिशन, ठीक है ना। इन मिशन का क्या काम था? ये मिशन जो हमारे 4 बाह्य ग्रह हैं, कौन कौन से? बृहस्पति, आपका शनि, अरुण और वरुण, इनकी जानकारी के लिए भेजे गए थे। कौन कौन से? पायोनियर 10 मिशन और पायोनियर 11 मिशन। किसने भेजा? पहली बात नासा ने। और दूसरा किसके लिए भेजे गए? बाह्य ग्रहों के बारे में, बाह्य ग्रहों के बारे में भेजे, बाह्य ग्रहों के अध्ययन के लिए, ठीक है ना, बाह्य ग्रहों के अध्ययन के लिए। नाम क्या है? पायोनियर 1 एंड पायोनियर 2। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 1 के 2 के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। 1977 में छोड़े गए, 1977 में छोड़े गए, पहली बात। लेकिन पहले कौन सा छोड़ा गया? पहले छोड़ा गया वॉयेजर 2, पहले वॉयेजर 2 और उसके बाद छोड़ा गया वॉयेजर 1, उसके बाद वॉयेजर 1 छोड़ा गया था, ठीक है ना, वॉयेजर 1। ये आपको बात पता होनी चाहिए। दूसरा 1977 में छोड़े गए, और किसके लिए छोड़े गए थे? ये जो है बाह्य ग्रहों के बारे में ही छोड़े गए थे। और दूसरा मानव द्वारा निर्मित सबसे दूर जाने वाले जो आपके जो है मानव निर्मित ऑब्जेक्ट हैं वो कौन से हैं? वॉयेजर 1 एंड वॉयेजर 2। ये आपके बारे में पता होना चाहिए। दूसरा हबल के बारे में। हबल क्या है? हबल जो है एक टेलीस्कोप है, स्पेस टेलीस्कोप, अंतरिक्ष में छोड़ा गया मानवों द्वारा स्पेस में टेलीस्कोप है, जिसका नाम क्या है? हबल। हबल क्या है? टेलीस्कोप। एक तो बात आपको ये पता होनी चाहिए, ये एक टेलीस्कोप है, ठीक है ना, टेलीस्कोप। किसके द्वारा छोड़ा गया है? नासा के द्वारा। किसके द्वारा? नासा के द्वारा। और कहां पर? स्पेस में है, धरती के चक्कर लगाता है, धरती के ऑर्बिट में, ठीक है ना। दूसरी बात आईएसएस क्या है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। स्पेस में पृथ्वी का चक्कर लगाने वाली ऑब्जर्वेटरी है, साइंस ऑब्जर्वेटरी। ये क्या है? साइंस ऑब्जर्वेटरी, ये आपको पता होना चाहिए। साइंस ऑब्जर्वेटरी है, ऑब्जर्वेटरी, ठीक है ना, ऑब्जर्वेटरी। नाम क्या है? ये नाम क्या है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और ये जो है क्या सिर्फ किसी एक चीज की है, किसी एक संस्था की है? नहीं जी, ये मल्टीपल संस्थाएं हैं, लगभग 5 संस्थाएं हैं। 5 कौन कौन सी? नासा, यूरोपियन यूनियन, जैक्सा जापान की स्पेस एजेंसी को बोलते हैं जैक्सा, रोस्कोमोस जो रशियन की स्पेस एजेंसी है, और कनेडियन स्पेस एजेंसी। इन सबसे मिलकर बनी हुई, इन सबके सहयोग से मिलकर बना है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है ना, ये बात आपको याद रहेगी। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेटरी है, चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। किसके द्वारा छोड़ी गई? नासा के द्वारा। ये आपको बात पता होनी चाहिए। चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी किसमें जो है ऑब्जर्व करती है? ये भी क्या है? एक टेलीस्कोप है, लेकिन कैसा टेलीस्कोप? एक्सरे टेलीस्कोप। एक्सरेज का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन? एक्सरेज का अध्ययन करता है। और कैसा टेलीस्कोप? नाम क्या है? चंद्र एक्सरे। किसके नाम पर? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर इसका नाम रखा गया है, उसके द्वारा। उसके बाद आता है स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप। ये भी एक टेलीस्कोप है। क्या है? टेलीस्कोप। स्पेस में छोड़ा गया टेलीस्कोप। किसके द्वारा छोड़ा गया? नासा के द्वारा। स्पिट्जर जो है कैसा टेलीस्कोप है? ये जो है इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। कैसा? इंफ्रारेड टेलीस्कोप, इंफ्रारेड टेलीस्कोप, ठीक है ना, इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। और उसके बाद गाया मिशन। गाया मिशन किस बारे में? गाया मिशन है, गाया मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। गाया मिशन जो है तारों के बारे में, तारों के अध्ययन के बारे में। और किसके तारे? हमारी आकाशगंगा के तारे, हमारी आकाशगंगा के तारे में। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है? ये लगभग 1 बिलियन तारों का अध्ययन कर चुका है, जो हमारी आकाशगंगा के लगभग 1% बैठते हैं। कितने? 1% बैठते हैं। 1% तारों का अध्ययन कर चुका है, और 1 बिलियन होने के बावजूद भी सिर्फ 1% है। दूसरा आता है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये तो सबसे ज्यादा न्यूज में है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है ना। नाम क्या है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप,
जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये क्या है, ये भी एक जो है टेलीस्कोप है। और कैसा टेलीस्कोप है, ये दृश्य प्रकाश और इंफ्रारेड में अध्ययन करने वाला है। कौन कौन से में, दृश्य प्रकाश व इंफ्रारेड, ये भी आपको पता होना चाहिए। दोनों में अध्ययन करता है, दृश्य प्रकाश में भी और इंफ्रारेड में भी, ठीक है ना। दृश्य प्रकाश व इंफ्रारेड में अध्ययन करता है, ठीक है ना, अध्ययन करता है। और ये क्या 18 हेक्सागोनल पीसीस को एक साथ मिलाकर इसका मिरर बनता है। और ये 18 हेक्सागोनल पीसीस जो है ये किसके बने हुए हैं, ये बने हुए हैं बेरिलियम के पीसीस है, बेरिलियम। और उसके ऊपर जो है, उसके ऊपर सोने की कोटिंग की गई है, सोने की कोटिंग। अब आप कहेंगे कि सोने की ही कोटिंग क्यों की गई है, क्योंकि सोना जो होता है वो इंफ्रारेड किरणों का सबसे ज्यादा जो है परावर्तन करता है। सोना जो होता है इंफ्रारेड किरणों का सबसे ज्यादा परावर्तन, मतलब अवशोषण करने के बाद परावर्तन करता है, जिससे जो है इसके जो उसमें जो है इंफ्रारेड का सबसे अच्छा चित्र आता है। इसलिए जो है उस पर सोने की जो है कोटिंग की गई है, किसके ऊपर, बेरिलियम के 18 हेक्सागोनल मिरर्स के ऊपर, ठीक है ना। ये हो गया आपका जेम्स वेब टेलीस्कोप। तो ये आपके कुछ प्रमुख टेलीस्कोप थे। तो मेरे ख्याल से मैंने सोलर सिस्टम में, आप सोलर सिस्टम से जुड़ी हुई लगभग हर चीज के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से एक सोलर सिस्टम हमारा काम करता है, कैसा पूरा तंत्र है और इससे जुड़े हुए कौन कौन से आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना। सोलर सिस्टम में आपका इतना ही बनता है, बल्कि ज़्यादा ही है। ये भी जो है ना, इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आ सकता, मेरे हिसाब से कुछ नहीं आएगा इसके बाद, ठीक है ना। तो यहीं तक आपकी क्लास रखते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियों के बारे में। अब हमारा रह जाता है पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी के बारे में रह गया है सिर्फ हमें पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ना है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ज्वार भाटा, अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे पृथ्वी वाली क्लास में, ठीक है ना। तो सोलर सिस्टम को यहीं तक रखते हैं और अगली क्लास में आपको मिलेंगे जिसमें हम पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद।